सक्सेसफुल स्टॉक स्पेकुलेटर। इसे अप्रैल 1922 में जे बटलर द्वारा लिखा गया और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना ब्यूरो द्वारा दिसंबर 1922 में प्रकाशित किया गया। इसका साल 2024 में यश माकड़ द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और हिंदी audiobook.com द्वारा प्रकाशित और रिलीज किया गया। हमारा मानना है कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत उन सभी लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है जो स्पेकुलेटिव सिक्योरिटीज खरीदते हैं, और हम किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके किसी भी भाग को पुनः प्रस्तुत करने पर आपत्ति नहीं करते हैं, चाहे हमें इसका श्रेय दिया जाए या नहीं। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना ब्यूरो। भाग 1, परिचयात्मक अध्याय। अध्याय 1, इस पुस्तक का उद्देश्य। यह पुस्तक हमारे ग्राहकों को उन मूलभूत सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई है जो हमें उनके लिए स्टॉक चुनते समय मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत हर उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जो लिस्टेड स्टॉक या किसी अन्य प्रकार के स्पेकुलेटिव स्टॉक में बिजनेस करता है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको स्पेकुलेशन शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, जिसे अगले अध्याय में समझाया गया है। हमारा उद्देश्य आपको नुकसान से बचाना है और साथ ही आपको प्रॉफिट कमाने में सक्षम बनाना है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि अपनी स्पेकुलेशन में सुरक्षा कैसे प्रदान करें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि स्टॉक स्पेकुलेशन में भारी नुकसान होता है, लेकिन हमारा दावा है कि यदि सभी स्पेकुलेटर इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का पालन करें तो इनमें से लगभग सभी नुकसानों से बचा जा सकता है। क्या और कब दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और हम आपसे अध्याय 5 से 9 तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक आग्रह करते हैं। अध्याय 10 से 15 आपको स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रभावों के बारे में बहुत कुछ बताएगा, जिसका ज्ञान आपके लिए अपना सिलेक्शन करने में भी मार्गदर्शक होगा। संभवतः पूरी पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 25 है, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। इस अध्याय को ध्यान से पढ़ने पर आपको यह विश्वास हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में प्रचलित अधिक इन्फॉर्मेशन भ्रामक होती है। अकेले यही तथ्य स्टॉक स्पेकुलेशन में होने वाले बहुत से नुकसानों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा उद्देश्य सभी तथ्यों को संक्षेप में बताना है। पूरी पुस्तक बहुत लंबी नहीं है और इसे ध्यान से पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यकीन है कि आपको इससे कई ऐसे विचार मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। अध्याय 2, स्पेकुलेशन क्या है। स्पेकुलेशन किसी ऐसी चीज के बारे में सिद्धांत बनाना है जो अनिश्चित है। हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो अनिश्चित है, लेकिन हम इस पुस्तक में स्पेकुलेशन शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्टॉक और बॉन्ड की खरीद और बिक्री के संदर्भ में करते हैं। जब लोग स्टॉक और बॉन्ड को उनसे मिलने वाली आय के लिए खरीदते हैं और उस आय की राशि तय होती है, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना कहा जाता है, न कि स्पेकुलेशन। लगभग सभी इन्वेस्टमेंट्स में स्पेकुलेशन करने का तत्व भी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस परिवर्तन के अधीन होता है। इन्वेस्टमेंट से यह भी पता चलता है कि आपने जो कुछ भी खरीदा है उसे कुछ समय तक अपने पास रखना है, जबकि स्पेकुलेशन इनकम के लिए रखने के बजाय तुरंत प्रॉफिट के लिए बेचने का विचार देती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में स्पेकुलेशन शब्द रिस्क के विचार को व्यक्त करता है, और कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है। डिक्शनरी में स्पेकुलेशन के एक अर्थ के लिए बड़े प्रॉफिट के लिए रिस्क भरा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, लेकिन स्पेकुलेशन का रिस्क भरा होना जरूरी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक ने एक बार सुरक्षा के साथ स्टॉक स्पेकुलेशन अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया था, और एक निश्चित वित्तीय पत्रिका ने और इसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की थी। जाहिर है कि उस पत्रिका के संपादक ने सोचा था कि स्पेकुलेशन और सुरक्षा विरोधाभासी शब्द है, लेकिन यह अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है। सुरक्षा के साथ स्टॉक स्पेकुलेशन संभव है। बेशक हम जानते हैं कि सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल शायद ही कभी पूर्ण अर्थ में किया जाता है।
हम अक्सर इस तरह की अभिव्यक्तियां पढ़ते हैं। मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स में लिफ्ट सुरक्षा के लिए चलाई जाती है। सुरक्षा के साथ समुंदर पार करना संभव है। आप न्यूयॉर्क के सैन फ्रांसिस्को तक रेलगाड़ी में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं और फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती है। लोग लिफ्ट, स्टीमशिप और रेलगाड़ियों में अपनी जान गंवा देते हैं। चूंकि गंभीर दुर्घटनाएं तुलनात्मक रूप से दुर्लभ हैं, इसलिए हम सुरक्षा शब्द का उपयोग करते हैं। इसी तरह कभी कभी स्टॉक खरीदना संभव होता है जब यह लगभग निश्चित होता है कि खरीदार को प्रॉफिट होगा, और यह सुरक्षा के साथ स्टॉक स्पेकुलेशन है। जब 80s के दशक में लिबर्टी बॉन्ड बिक रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें स्पेकुलेशन के लिए खरीदा था। वे कोई रिस्क नहीं उठा रहे थे, सिवाय इस मामूली रिस्क के कि मार्केट प्राइस बढ़ने से पहले और भी कम हो सकता है, और इसमें उन लोगों के लिए कोई रिस्क शामिल नहीं था जो वे जानते थे कि वे उन्हें होल्ड कर सकते हैं। यह तथ्य कि लिबर्टी बॉन्ड की मार्केट कीमतें बढ़ेंगी एक आर्थिक कानून पर आधारित थी जो कभी विफल नहीं होती। वह कानून यह है कि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की मार्केट कीमतें कम हो जाती है, और जब ब्याज दरें कम होती है तो बॉन्ड की मार्केट कीमतें बढ़ जाती है। जब 80s के दशक में लिबर्टी बॉन्ड बिक रहे थे तो ब्याज दरें इतनी अधिक थी कि यह निश्चित था कि वे नीचे आएंगी। यह भी निश्चित था कि लिबर्टी बॉन्ड की मार्केट कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता था कि एक निश्चित समय में वे कितनी बढ़ेंगी। यह अनिश्चितता का वह तत्व था जिसने उन्हें स्पेकुलेशन करने वाला बना दिया, और ऐसा नहीं था कि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह था कि उनके मार्केट प्राइस बढ़ेंगे। उस समय लिबर्टी बॉन्ड खरीदना सुरक्षा के साथ स्पेकुलेशन करना था। यदि आप इस पुस्तक को समझ के साथ पढ़ते हैं तो आपको सुरक्षा के साथ स्पेकुलेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अध्याय 3, कुछ शब्दों की व्याख्या। स्टॉक स्पेकुलेशन के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ शर्तें स्टॉक ब्रोकरों के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए बहुत परिचित है, लेकिन मेल द्वारा बिजनेस करने वालों के लिए हमेशा परिचित नहीं होती है। निसंदेह हमारे अधिकांश पाठक इन शर्तों से परिचित हैं, लेकिन हम ये परिभाषाएं उन कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं जो इनसे परिचित नहीं है। ट्रेडर, स्टॉक खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को आमतौर पर ट्रेडर कहा जाता है। यह शब्द संभवतः तब उत्पन्न हुआ जब एक स्टॉक के बदले दूसरे स्टॉक का बिजनेस करना प्रथागत था, और बाद में इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाने लगा था जो एक स्टॉक बेचकर दूसरा स्टॉक खरीदता था। वह ट्रेडर था, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉफिट के लिए स्टॉक खरीदता है और उन्हें बेचकर अवसर मिलने पर अपना प्रॉफिट कमाता है, वह शब्द के सख्त अर्थ में ट्रेडर नहीं हो सकता है। हालांकि सुरक्षा के लिए हम इस पुस्तक में ट्रेडर शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो स्टॉक खरीदता या बेचता है। स्पेक्यूलेटर, यह शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो प्रॉफिट के लिए स्टॉक खरीदता है, स्टॉक की आय के संदर्भ के बिना उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद के साथ। वह पहले बेच सकता है कम कीमत पर खरीदने की उम्मीद के साथ, जैसा कि अध्याय 17 में शॉर्ट सेलिंग पर समझाया गया है। कई मामलों में वहां हम ट्रेडर शब्द का उपयोग करते हैं, उसके बजाय स्पेकुलेटर शब्द का उपयोग करना अधिक सही होगा। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर स्पेकुलेटर से इस मामले में अलग होता है कि वह स्टॉक या बॉन्ड को इस उम्मीद से खरीदता है कि वह उन्हें कुछ समय तक अपने पास रखेगा ताकि उनसे आय प्राप्त की जा सके, बिना किसी स्पेकुलेशन की संभावनाओं के संदर्भ में। हमारा मानना है कि निवेशकों को हमेशा अपनी खरीद की स्पेकुलेशन संभावनाओं पर कुछ विचार करना चाहिए। रिस्क में वृद्धि या आय में कमी के बिना स्पेकुलेशन प्रॉफिट प्राप्त करना अक्सर संभव होता है। बुल, जो व्यक्ति यह मानता है कि स्टॉक का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, उसे बुल कहते हैं। बेशक एक स्टॉक में बुल और दूसरे में बेयर होना संभव है। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर मार्केट के संदर्भ में किया जाता है। बुल मार्केट का मतलब है बढ़ता हुआ बाजार। बेयर, बुल का विपरीत बेयर होता है। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है
जो मानता है कि स्टॉक्स का मार्केट प्राइस घट जाएगा, और बेयर मार्केट एक गिरता हुआ मार्केट है। लैम्ब का तात्पर्य जनता के उस हिस्से से है जो स्टॉक स्पेकुलेशन के बारे में इतना कम जानता है कि वे जल्दी या बाद में अपना सारा पैसा खो देते हैं। बुल और बेयर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यदि लैम्ब इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वे अपना पैसा क्यों खोते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट। जिनके पास स्टॉक है उन्हें लॉन्ग कहा जाता है, और जिनके पास उधार स्टॉक है उन्हें शॉर्ट कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग को अध्याय 17 में समझाया गया है। ऑड लॉट। एक्सचेंजों पर स्टॉक निश्चित लॉट में बेचे जाते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 100 स्टॉक एक लॉट होते हैं, और कंसोलिडेटेड स्टॉक एक्सचेंज पर 10 स्टॉक एक लॉट होते हैं। इन राशियों से कम एक ऑड लॉट होता है। जब आप एक ऑड लॉट बेचते हैं तो आपको आमतौर पर मार्केट प्राइस से 1/8 कम मिलता है, और जब आप एक ऑड लॉट खरीदते हैं तो आप आमतौर पर मार्केट प्राइस से 1/8 अधिक भुगतान करते हैं, यानी प्रत्येक स्टॉक पर $1 का 1/8वां हिस्सा, जहां कीमतें डॉलर में दिखाई जाती है। पॉइंट। यह कहना एक आम अभिव्यक्ति है कि कोई स्टॉक 1 पॉइंट ऊपर या नीचे गया, जिसका अर्थ है कि डॉलर में लिखे स्टॉक में $1, लेकिन सेंट में लिखे स्टॉक में 1 सेंट, क्योंकि कई स्टॉक न्यूयॉर्क कर्व पर हैं। कॉटन के कोटेशन में 1.1 सेंट का 1/100वां हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, यदि कॉटन 18.12 पर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि 18 सेंट और 12/100 सेंट प्रति पाउंड, और यदि यह 30 पॉइंट ऊपर गया तो कोटेशन 18.42 होगा। रिएक्शन। लिस्टेड स्टॉक में कारोबार करने वाला हर व्यक्ति शायद इस शब्द से परिचित होगा। इसका मतलब है विपरीत दिशा में काम करना, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर पर उस स्टॉक की कीमत में गिरावट के लिए किया जाता है जो लगातार बढ़ रहा है। रैली उस शब्द के विपरीत है जिसमें आमतौर पर रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। जब कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है और फिर ऊपर की ओर मुड़ता है तो उसे रैली कहा जाता है। कमिटमेंट। इस शब्द का इस्तेमाल स्टॉक की खरीद के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर निवेश बैंकरों द्वारा किया जाता है जब वे किसी इशू को खरीदने के लिए अनुबंध करते हैं, लेकिन कभी कभी इस शब्द का इस्तेमाल ट्रेडर्स द्वारा भी किया जाता है। फ्लोटिंग सप्लाई। किसी कंपनी का स्टॉक जो जनता के उस हिस्से के हाथ में होता है जो उसे बेचने की संभावना रखता है, उसे फ्लोटिंग सप्लाई कहा जाता है। अध्याय 4। स्पेकुलेशन का सही आधार। हमारा मानना है कि केवल एक ही आधार है जिस पर सफल स्पेकुलेशन लगातार जारी रह सकती है। वह है किसी सिक्योरिटीज को तब तक न खरीदें जब तक कि वह उस कीमत से कम पर न बिक रही हो जो एसेट्स, कमाई की क्षमता और भावी कमाई की क्षमता द्वारा निर्धारित हो। स्टॉक की कीमतों की चाल को प्रभावित करने वाले कई प्रभाव हैं जिनका उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है। इन सभी का अध्ययन करना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए, लेकिन इनका उपयोग उस स्टॉक के मूल्य के संबंध में सेकेंडरी फैक्टर्स के रूप में किया जाना चाहिए जिनमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। यदि किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य में इस मूल्य में कोई बदलाव हो जिससे यह कम हो जाए, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव फिलहाल स्टॉक के मार्केट प्राइस के विरुद्ध काम कर रहे हैं। समय के साथ मार्केट प्राइस रियल वैल्यू की ओर बढ़ेगा। इस मामले को अगले अध्यायों में और विस्तार से समझाया गया है। आपको हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप किसी स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक कीमत पर खरीदते हैं तो आप रिस्क उठा रहे होते हैं। स्टॉक में भविष्य की बहुत अच्छी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन जब मौजूदा एसेट्स और इनकम उनके मार्केट वैल्यूज की गारंटी नहीं देती है तो स्टॉक खरीदना रिस्क भरा होता है, भले ही भविष्यवाणी की संभावित आय कितनी भी आकर्षक क्यों न हो। हालांकि कभी कभी प्रॉफिट की संभावनाएं इतनी अधिक होती है कि यह रिस्क उठाना उचित है।
हमारा मानना है कि अधिकांश ट्रेडर्स स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे मार्केट में एक्टिव हैं और किसी ने कहा है कि यह एक अच्छी खरीद है, भले ही रियल वैल्यू मार्केट मूल्यों के बराबर न हो। इस तरह के बिजनेस के एक उदाहरण के रूप में हम आपका ध्यान न्यूयॉर्क के एक अखबार में छपी एक खबर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल को डेट्रॉइट के कुछ ब्रोकर्स ने अप्रैल फूल के मजाक के तौर पर AFP खरीदने की सलाह दी, जिसका मतलब अप्रैल फूल प्रिफर्ड था। लेकिन जब उनसे इसका मतलब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अमेरिकन फायर प्रोटेक्शन। बेशक ऐसा कोई स्टॉक नहीं था, लेकिन मजाक का पता चलने तक इसमें एक्टिव ट्रेड होता रहा। जाहिर है, इसमें ट्रेडिंग के लिए डेट्रॉइट स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक को लिस्टेड करना जरूरी नहीं है। यह कहानी सच भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन हमारा मानना है कि यह कथन कि लोग उन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, सच है। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि कोई कहता है कि इसे खरीदना अच्छी बात है, जब तक कि बयान देने वाला व्यक्ति स्टॉक के बारे में जानकारी देने के बिजनेस में न हो, क्योंकि यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। बेशक अगर बहुत से लोग अफवाह पर अमल करते हैं तो स्टॉक में एक्टिव ट्रेड होगा और अक्सर इसी उद्देश्य से ऐसी अफवाहें शुरू की जाती है। भाग 2, क्या और कब खरीदें और बेचें। अध्याय 5, कौन से स्टॉक खरीदें। कौन से स्टॉक खरीदने हैं, यह तय करने में सबसे पहले स्टॉक की श्रेणियों पर विचार करना अच्छा होता है, और फिर आपके द्वारा चुनी गई श्रेणियों में आपको कौन से विशेष स्टॉक खरीदने चाहिए। हम सबसे पहले सभी स्टॉक्स को 2 श्रेणियों में विभाजित करेंगे, वे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। एक नियम के रूप में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक खरीदना बेहतर है, हालांकि इस नियम के अक्सर अपवाद होते हैं। फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक को रेल रोड स्टॉक, पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक, मोटर स्टॉक, टायर स्टॉक, ऑयल स्टॉक, कॉपर स्टॉक, गोल्ड स्टॉक इत्यादि जैसे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ समय में कुछ स्टॉक अन्य समय की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में होते हैं। 1919 में जब औद्योगिक स्टॉक बहुत अधिक कीमत पर बिक रहे थे तो पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक और गोल्ड स्टॉक कम बिक रहे थे, क्योंकि परिचालन लागत में वृद्धि के अनुपात में आय में वृद्धि करना असंभव था। लेकिन 1921 की शुरुआत से इन 2 वर्गों के स्टॉक की कीमत में सुधार हो रहा है और मार्केट ने उस सुधार को प्रतिबिंबित किया है। इस पुस्तक को लिखते समय अप्रैल 1922 के आरंभ में हम केवल कुछ ही विनिर्माण कंपनियों के स्टॉक की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ, सभी नहीं, रेल मार्ग और सार्वजनिक उपयोगिता स्टॉक की सिफारिश कर रहे हैं तथा अन्य श्रेणियों में से कुछ विशेष रूप से चयनित स्टॉक की भी सिफारिश कर रहे हैं। प्रत्येक मामले में जब आप चयन करते हैं तो आपको कंपनी की एसेट्स, प्रेजेंट इनकम और फ्यूचरिस्टिक इनकम पर विचार करना चाहिए और फिर प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करने वाले सभी प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है। अध्याय 6, कौन से स्टॉक्स न खरीदें। जिन स्टॉक्स को आपको खरीदना चाहिए उनसे कहीं अधिक उन स्टॉक्स के बारे में कहा जा सकता है जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड न होने वाले स्टॉक को एक नियम के रूप में एक सावधान स्पेकुलेटर द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, उस नियम के अपवाद हैं। अतीत में बेकार हो चुके स्टॉक को खरीदने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कुछ साल पहले बंद हो चुकी सिक्योरिटीज की एक सूची तैयार की गई है और उन्हें गिनने में 2 बड़े वॉल्यूम लगे। हर साल उसमें नई सिक्योरिटीज जोड़ी जाती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। लगभग सभी प्रमोशनल स्टॉक यानी नई कंपनियों के स्टॉक
असफल होते हैं और उनमें बहुत कम प्रतिशत बहुत सफल होते हैं, और सफल लोगों का उल्लेख नई कंपनियों के विज्ञापन में किया जाता है। लेकिन औसत के आधार पर संभावना यह है कि आप प्रमोशनल स्टॉक में अपना पूरा पैसा खो देंगे। हमारा मानना है कि अधिकांश प्रमोशनल कंपनियां पूरी तरह से अच्छे विश्वास के साथ शुरू की जाती है, हालांकि उनमें से कुछ शुरू से ही ठगी करती है। लेकिन आयोजक चाहे कितने भी ईमानदार और नेक इरादे वाले क्यों न हो, सफलता की संभावना उनके खिलाफ है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रमोशनल स्टॉक को आम आदमी को नहीं खरीदना चाहिए जो एक अच्छा स्पेकुलेटर ढूंढ रहा है, क्योंकि जब वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक खरीदता है और ऐसा करने में अच्छे निर्णय का उपयोग करता है, तो न्यूनतम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने की उसकी संभावना बहुत बेहतर होती है। लिस्टेड स्टॉक में से कई ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले उन्हें वर्गों के अनुसार हटा दें। उन स्टॉक वर्गों को न खरीदें जो अभी बहुत अधिक बिक रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सभी वर्गों में कुछ अपवाद है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन किसी भी स्थिति में आपके पास अपनी अधिकांश खरीदारी उन स्टॉक वर्गों तक सीमित करके प्रॉफिट कमाने का बेहतर मौका है जो सबसे अनुकूल स्थिति में है। एक नियम के रूप में, जब स्टॉक पहली बार लिस्टेड होता है तो वे थोड़े समय बाद की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बिकते हैं। बेशक यह हमेशा सच नहीं होता है। यह तब सच होने की अधिक संभावना है जब कोई स्टॉक बहुत सक्रिय मार्केट के दौरान लिस्टेड होता है, जब कीमतें प्रचार से अधिक आसानी से प्रभावित होती है। इसकी उच्च कीमत आमतौर पर इस तथ्य के कारण होती है कि इसे प्रचार दिया जाता है, और जैसे ही इस प्रचार का प्रभाव खत्म हो जाता है, स्टॉक का मार्केट प्राइस गिर जाता है। यह एक अच्छा नियम है कि कभी भी ऐसे स्टॉक न खरीदें जिन्हें ब्रोकर खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। आपकी अपनी सामान्य समझ आपको यह बताएगी कि ब्रोकर द्वारा बड़े पैमाने पर विज्ञापित किए गए स्टॉक की कीमत विज्ञापन के दौरान बढ़ने की संभावना है, और विज्ञापन बंद होते ही कीमत में गिरावट आ जाएगी। बहुत से लोग इस बात को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि जब विज्ञापन शुरू होता है तो खरीदकर, और जब उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है तो बेचकर वे मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पैसे खो देंगे। हो सकता है कि स्टॉक विज्ञापन के हिसाब से न चले, या अगर यह ऊपर जाता है तो वे बेचने से पहले बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं। जो लोग बेचते हैं और बहुत कम समय में 200% या 300% मुनाफा कमाते हैं, वे लेन देन को दोहराने के प्रयास में लगभग निश्चित रूप से सब कुछ खो देते हैं। इसे पढ़ने वाले बहुत से लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि यह सच है। आपको ऐसे स्टॉक को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए। आप 1 या 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। एक नियम के रूप में इस तरह के स्टॉक का बहुत कम मूल्य होता है, और जो ब्रोकर उन्हें बढ़ावा देते हैं वे अपने मूर्ख अनुयायियों के नुकसान से अपना पैसा बनाते हैं। अध्याय 7, स्टॉक कब खरीदें। स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों। सस्ते होने से हमारा मतलब है कि मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है। अध्याय 10 से 15 में हम उन प्रभावों के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक्स की कीमत की चाल को प्रभावित करते हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आप यह तय कर पाएंगे कि स्टॉक आमतौर पर कब सस्ते होते हैं। बेशक सभी स्टॉक एक ही समय में सस्ते नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश लिस्टेड स्टॉक एक ही समय में ऊपर और नीचे जाते हैं, जो कि एक नियम के रूप में होता है। इसे लिखे जाने के समय अप्रैल 1922 के आरंभ में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम कीमत पर बिक रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें न तो अभी खरीदना चाहिए और न ही किसी और समय। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अभी कुछ ऐसे स्टॉक लिस्टेड हैं जिनका शायद कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और न ही कभी होगा। फिर भी हम मानते हैं कि अभी स्टॉक खरीदने का समय है। असामान्य सौदे मिल सकते हैं। हालांकि सौदे चुनने में सक्षम होने के लिए गहन विवेक की आवश्यकता होती है। हमेशा इस तरह
जब लगभग हर कोई उन्हें बेचना चाहता है तो स्टॉक खरीदने का यह अच्छा समय होता है। जब सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियां खराब हों, स्टॉक एक्सचेंजों पर बिजनेस बहुत कम हो और आप जिस किसी से भी मिले वह निराशावादी दिखाई दे, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप स्टॉक में बार्गेनिंग की संभावना की तलाश करें। 1921 के आखिरी 6 महीने स्टॉक खरीदने के लिए असामान्य रूप से अच्छे थे। यह सर्वविदित है कि बड़े हितधारक ऐसे समय में स्टॉक जमा करते हैं। वे केवल तभी खरीदते हैं जब स्टॉक कम कीमत पर पेश किए जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी एक समय में इतना न खरीदें कि मार्केट में इस एक्टिविटी का आभास हो। लेकिन जब मार्केट बहुत सुस्त होता है तो वे लगातार खरीदते हैं। ऐसा लगता है कि यह सोचना मानव स्वभाव की विशेषता है कि बिजनेस की परिस्थितियां वैसी ही चलती रहेंगी जैसी वे हैं। जब बिजनेस खराब होता है तो लगभग सभी को लगता है कि बिजनेस लंबे समय तक खराब रहेगा, और जब यह अच्छा होता है तो लगभग सभी को लगता है कि यह लगभग अनिश्चित काल तक अच्छा रहेगा। वास्तव में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। यह कभी भी संभव नहीं है कि न तो बहुत अच्छा समय हो और न ही बहुत बुरा समय अनिश्चित काल तक जारी रहे। आप स्टॉक्स को उस समय सस्ते में खरीद सकते हैं जब उनकी मांग बहुत कम हो, और आपको अपने कामकाज को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि ऐसे समय में आप खरीदने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।